हेलो बच्चों, मैं सचिन पांडे सक्षम अकेडमी रीवा से। तो आज हम आप लोगों के लिए एक रीजनिंग का एक बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है डाइस। ठीक है, तो आज हम लोग आपसे डाइस की चर्चा करेंगे और धीरे धीरे आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, सक्षम अकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, तो आप देखते रहिएगा। तो आज आप लोगों को बहुत अच्छा चैप्टर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, डाइस। जो भी बच्चे हमसे कोचिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आमतौर पे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन मैं ये कहने वाला हूं कि जो भी बच्चे इसको पढ़ चुके हैं तो इनको उन लोगों को आज यहाँ से थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, डाइस का मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। बहुत अच्छा चैप्टर रीजनिंग का, इंपॉर्टेंट है, बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है और आपके व्यापक में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो डाइस का मतलब ये होता है कि पासा कभी आप देखे होंगे, जैसे आप लूडो खेलते हैं तो जो हमारा वो चलने वाला होता है उसको हम डाइस ही कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप उसको देखेंगे तो उसकी आकृति आपकी इस तरीके से होती है। ये होता है क्योंकि जो डाइस होता है हमारा वो त्रिविमीय आकृति होती है। और त्रिविमीय क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 डायमेंशन का फिगर होता है। और 3 डायमेंशन का फिगर का मतलब ये है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा डाइस है। टोटल इसमें 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। कभी भी आप यदि लूडो खेले हो तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें 1 से लेकर 6 तक के ही अंक अंकित होते हैं। 1 से लेकर 6 तक के ही अंक अंकित होते हैं। इसका मतलब इसमें सतह कितनी होती है? 6 होती है। जैसे आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कहां होगा? 6 होगा इस 2 के विपरीत। 6 कहां होगा? इस 2 के विपरीत। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपसे पासे में सवाल पूछेगा, डाइस का जब कभी भी आपसे सवाल पूछेगा तो हमेशा आपसे अपोजिट पूछता है। अपोजिट का मतलब क्या है? अपोजिट का मतलब है कि उल्टा। ठीक है, अब जैसे हम ये कह सकते हैं, हम इस डस्टर से समझ सकते हैं, ये डस्टर को हम समझ सकते हैं कि हमारा डाइस है। डाइस है नहीं, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हमारा क्या है, डाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी टोटल सतह कितनी है? 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, डाइस हो गया। तो समझने के लिए हम इस डस्टर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमसे कोई कहे कि ये बताइए कि इस वाली सतह का अपोजिट कौन सतह होगी, तो हम सीधे कहेंगे ये। कोई कहेगा इसका अपोजिट, हम सीधे कहेंगे ये। कोई कहेगा इसका अपोजिट, हम क्या कहेंगे, ये। इसका मतलब ये होता है कि पासे में हमेशा आपके जो सवाल पूछेगा पेपर में, वो हमेशा आपसे क्या पूछेगा, अपोजिट पूछेगा। जैसे कोई कहे आपसे कि 1 का अपोजिट, सभी लोग कह सकते हैं कितना होगा, 3 होगा। कोई कहे 4 का अपोजिट, हम सीधे कह सकते हैं क्या होगा, 5 होगा। कोई कहे 2 का अपोजिट, तो जो दिखाई नहीं दे रहा वही हमारा क्या होगा, अपोजिट होगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या हो गया, 3, 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5 और 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे तो बहुत सरल है, लेकिन कभी भी आपके पेपर में जो एग्जामिनर होता है वो आपको इस टाइप का सवाल नहीं देता है। वो सवाल ऐसा देता है कि उसमें से कितने स्थित दिखाई दे, कितनी सतह दिखाई दे, मात्र 3 सतह, जैसे ये हम आपको बना के दिए हैं। आई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, ये आपका पासा है। अब इसे हम कह दें कि यहां मान लीजिए 1 है, यहां क्या है, 2 है, यहां क्या है, 3 है। अब आपसे पूछे कि आप इसमें बताइए कि इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा। हम आपसे पूछें कि इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं। इसमें हम पूछें 1 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें आपने बहुत आराम से कह दिया कि इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा, 3। क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इसमें इसका अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब थोड़ा सा हम फिर से डस्टर पे आते हैं। यदि आप इस डस्टर जो हम आपको समझाने वाले हैं, यदि आप उसको समझ लिए तो समझ जाइए यहीं से आपका पासे का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। ये डाइस है, इसमें टोटल सतह कितनी है, 6 है।
1 2 3 4 5 और 6। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि पासे में दो चीजें होती हैं, एक तो नजदीकी सतह होती है जिसको कहते हैं हम एडजेसेंट साइड, और एक होती है अपोजिट सतह जिसको कहते हैं हम विपरीत सतह। जैसे हमसे कोई कहे कि इस वाली सतह की अपोजिट सतह कौन सी है, तो हम सीधे कहेंगे इसके नीचे वाली। इसका अपोजिट कौन है, हम सीधे कहेंगे इसके नीचे वाला। एक होता है नजदीक। नजदीक का मतलब यह होता है कि जो सतह इससे जुड़ी हुई है वही कौन सतह कहलाएगी, नजदीकी सतह। जैसे इसकी नजदीक सतह कौन सी होगी, जो इससे जुड़ी हुई है, 1 2 3 और 4। ध्यान से देखिएगा, इसकी नजदीकी सतह कौन सी हुई, 1 2 3 और 4। बात वही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हमसे कोई कहे कि इसकी अपोजिट सतह कौन सी है, तो हम सीधे कहेंगे इसकी अपोजिट सतह कौन सी है, ये है। तो ये बताइए कि पासे में यदि कोई एक सतह की हम बात करें तो उसकी कितनी नजदीकी सतह हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं, 4। 1 2 3 और 4। अपोजिट कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये बताइए कि हम आपसे ये पूछे कि इस वाली सतह की अपोजिट सतह कौन सी है, तुम सीधे कहेंगे ये वाली। नजदीक कौन सी है, तो 1 2 3 और 4। अब वहां सवाल ध्यान समझिएगा। अब आप ये बताइए कि ऐसी कौन सतह है जो इस सतह की नजदीकी सतह नहीं है, तो आप सीधे कहेंगे कि जो इसके कहां है, अपोजिट है। जो इससे कहां है, अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि पासे में जो सतह नजदीक होती है क्या वो कभी अपोजिट हो सकती है, नहीं। पासे में जो सतह अपोजिट होती है, पासे में जो सतह अपोजिट होती है क्या वो कभी नजदीक हो सकती है, नहीं। बात क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि किसी पासे की हम किसी भी स्थिति की बात करें, इसका मतलब यह है कि पासे में जो सतह नजदीक होगी वो कभी अपोजिट नहीं होगी, और जो अपोजिट हो वो कभी नजदीक नहीं होगा। हमारी बात ध्यान समझिएगा, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटाई दे रहे हैं। हम आपसे कहें कि इसमें बताइए, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 3 है, ये नजदीकी सतह है क्योंकि हमको हमेशा नजदीकी दिखाई देता है, कभी हमको किसी भी पासे की अपोजिट सतह दिखाई नहीं देती है। किसी भी सतह की बात करें, हम कहें 1 का विपरीत क्या होगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 2 का विपरीत क्या होगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 3 का विपरीत क्या होगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो सतह दिखाई दे रही है ये कौन सी सतह है, नजदीकी सतह है, एडजेसेंट साइड है। बात समझ में आ रही है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 के नजदीक कौन है, 2 और 3 है। अभी हम बताए हैं कि पासे में जो सतह नजदीक होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होगी, और जो अपोजिट होगा वो कभी नजदीक नहीं होगा। तो ये बताइए कि 1 की नजदीक सतह कौन सी है, 2 और 3। तो हम सीधे कह दी, ये बात तो स्पष्ट है कि 1 का अपोजिट ना तो 2 होगा ना तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि कहां है, नजदीक है। कहां है, नजदीक है। तो हमसे कोई कहे कि ये बताइए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हम सीधे कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। हम कंफर्म रूप से अभी नहीं कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि पासा कौन सा है, सिर्फ ये आपको समझा रहे हैं। बात हमें समझ में आ रही? किसी को आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। अभी आपको हम आगे बताएंगे क्या होता है। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई कहे 2 का अपोजिट क्या होगा, कोई कहे 2 का अपोजिट क्या होगा, हम सीधे कहेंगे कि 2 का अपोजिट ना तो 1 होगा ना तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि कहां है, नजदीक है। तो होगा क्या, या तो 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। हम कंफर्म रूप से नहीं बता सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये अभी हम पासे को समझ रहे हैं, अभी हम पासे के टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम पासा समझ रहे हैं कि पासा होता क्या है, पासे के सवाल को करना कैसे है। अभी तक हम आपको सिर्फ इतना बताए हैं कि किसी भी पासे में किसी भी सतह की 4 नजदीक सतह होती है और 1 अपोजिट सतह होगी। जो अपोजिट होगा वो कभी नजदीक नहीं होगा, और जो नजदीक होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा।
बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पासा जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं मानक पासा और एक को हम कहते हैं साधारण पासा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज और इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरलाइज। समझिएगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। मानक पासा, अब हम पासे टाइप पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम पासे का सवाल सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो पहले हमको उसमें ये देखना पड़ेगा कि पासा हमारा मानक है कि पासा साधारण है। अब समझिएगा थोड़ा सा। मानक पासा, मानक पासा ऐसा पासा होता है, ऐसा पासा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ऐसा पासा जिसकी ऐसा पासा जिसकी नजदीकी सतहों का योगफल, किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 ना हो। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 ना हो, हम सीधे कह देंगे पासा कैसा है? मानक है। पासा कैसा है? मानक है। हर पासा मानक पासा नहीं हो सकता, इसकी भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ध्यान समझिएगा। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 ना हो तो पासा मानक पासा होगा। कैसे? 3 + 2 कितना हुआ? 5। 3 + 6 कितना हुआ? 9। 6 + 2 कितना हुआ? 8। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं भी दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 ना हो तो पासा क्या होता है? मानक होता है। हम 7 की बात कर रहे हैं ना, तो ये कह रहे हैं 7 से ज्यादा हो, ना तो ये कह रहे हैं 7 से कम हो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, क्या यहां पे योगफल 7 आया है? नहीं आया है। हम सीधे कहते हैं पासा कैसा है? मानक है। मानक पासा पहचानने के लिए बहुत आसान है, हम उनकी दो सतहों को जोड़ते चलें। ठीक है। योगफल 7 आया, कहीं भी एक बार भी योगफल 7 आ गया, हम कहते हैं पासा कैसा है? साधारण है। योगफल 7 नहीं आया, हम कहते हैं पासा कैसा है? मानक है। साधारण पासों को भी एक साथ समझ सकते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ध्यान से। अब आपसे कोई कहे देखिए, ये बताइए पासा कैसा है, तो हम ऐसे देख के डायरेक्ट नहीं कह सकते कि पासा मानक है कि साधारण है। उसमें भी हमको समझना पड़ेगा। कैसे? जोड़ के दो सतह हम जोड़े। 3 + 5 कितना हुआ? 8। 3 + 5 कितना हुआ? 8। 5 + 4 कितना हुआ? 9। 4 + 3 कितना हुआ? 7। योगफल हमको 7 मिल गया, मतलब पासा हमारा कैसा हो गया? साधारण हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे हमको योगफल कहीं भी 7 नहीं मिला, तो मतलब पासा कैसा हो गया? मानक हो गया। बोलो बच्चों, पहचान लेंगे मानक पासा और साधारण पासा। हम पासे की दो सतहों को जोड़ते चलेंगे। यदि योगफल 7 नहीं आया तो मतलब पासा कैसा है? मानक है। योगफल 7 आ गया तो पासा कैसा है? साधारण है। बहुत सरल है। जरूरी नहीं कि हमको तीनों बार 7 मिले। बात समझ में? एक बार भी 7 मिल गया तो काम चल गया, तीनों बार तो मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब थोड़ा सा देखते चलिएगा। हम बात अपोजिट कर रहे हैं कि पासे का जब कभी सवाल पूछेगा तो उसमें आपसे हमेशा अपोजिट पूछेगा। क्या पूछेगा? अपोजिट। अब बात ये आती है कि मानक पासे में हमसे कोई कहे कि अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसकी नजदीकी सतहों का योगफल 7 ना हो, तो उसके अपोजिट सतह का योगफल हमेशा 7 होता है। फिर समझिएगा, मानक पासा ऐसा पासा जिसकी नजदीकी सतहों का योगफल 7 ना हो, तो उसके अपोजिट सतह का योगफल हमेशा कितना होता है? 7 होता है। जैसे यहां पे योगफल 7 हुआ नहीं, अब हमको योगफल 7 करना है, तो ये बताइए 2 में हम कितना जोड़ दें कि 7 आ जाए? सीधे हम कहेंगे कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। क्यों?
क्योंकि 2 और 5 कितना होता है 7। हमसे कोई कहे 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 में हम कितना जोड़ दें 7 हो जाए, हम सीधे कितना हो जाएगा 4। 6 का कोई अपोजिट पूछेगा तो 6 में कितना जोड़ देंगे 7 हो जाए, हम कितना कहेंगे 1। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 1। क्यों? 3 4 7, 5 2 7, 6 और 1 7। मानक पासा ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 ना हो तो उसके अपोजिट सतह का योगफल हमेशा कितना होता है 7 होता है। मानक पासे में एक बात कंफर्म है कि पासा मानक पासा है तो एक बात कंफर्म है कि 6 का अपोजिट 1, 1 का 6, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4 और 4 का 3। ये बात कंफर्म है किसमें? मानक पासा में। लेकिन साधारण पासे में ऐसा नहीं है। आई बात समझ? साधारण पासे में ऐसा हो भी सकता है कि 4 का अपोजिट 3 हो जाए, 5 का अपोजिट 2 हो जाए, 6 का अपोजिट 1 हो जाए, लेकिन कोई बात कंफर्म नहीं है। बात हमारी समझ में आ रही है? तो देखिए अब हम साधारण पासे में अपोजिट कैसे निकालें। हमसे कोई कहे, अभी हमको आगे की जानकारी नहीं है, हमसे कोई कहे कि आप इसकी बात करिए जनरल डाइस की, कि कोई हमसे पूछ, आप बताइए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। हम सीधे कहेंगे जितना भी हम पढ़े हैं कि पासे में जो सतह नजदीक होती है वह कभी भी अपोजिट नहीं होती है। तो 3 के नजदीक कौन है? 4 और 5। तो ये बताइए क्या ये अपोजिट होगा? नहीं होगा। तो हम सीधे कहेंगे कि 3 के अपोजिट ना तो 4 होगा ना तो 5 होगा। तो हो क्या क्या सकता है? 3 का अपोजिट 1 हो सकता है, 6 हो सकता है या 2 हो सकता है। 1 या 6 या 2। अब शायद बात समझ में आ गई होगी। अब बात ये समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों के कि मानक पासे में तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि कौन किसका अपोजिट है, लेकिन साधारण पासे हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, साधारण पासे में जब कभी आपको सिंगल स्थिति दी होगी तो आपको ऑप्शन में हमेशा इसी तरीके के ऑप्शन दिए होंगे। पासा साधारण यदि है तो आप सिंगल स्थिति से उसका अपोजिट नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मानक पासे में हम बड़े आराम से बता रहे हैं, स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस में हम बता नहीं पा रहे हैं, 1 या 6 या 2। कोई कहे 4 का अपोजिट, हम फिर वही कहेंगे 1 या 6 या 2। 5 का अपोजिट 1 या 6 या 2। तो आप लोग कहेंगे कि मानक पासा तो बहुत सरल है। मानक पासा में एक बात कंफर्म है, 1 का अपोजिट 6, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3। मानक पासे के सवाल कभी भी आपको परेशानी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन साधारण पासे के सवाल थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, ज्यादा ही थोड़ा सा मानक पासा की अपेक्षा। मानक पासा बिल्कुल ही परेशान नहीं करे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। और जानते हैं कि स्टैंडर्ड लोग परेशानी नहीं करते हैं। परेशान कौन करता है? जनरल आदमी, आम आदमी। ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। तो थोड़ा सा आपको हम ये बता रहे हैं कि कभी भी साधारण पासे का सवाल आए तो आप उसको कर कैसे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आप ये कह सकते हैं कि हम साधारण पासा जब कभी भी हमको पेपर पूछेगा तो साधारण पासे के हम कब कह सकते हैं कि हम क्लियर रूप से उसका अपोजिट बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक पासे की आपको 8 स्थिति दे सकता है। कितने स्थित? 8। 8 क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे देखिए ये हमारा डस्टर है और अभी आपको हम समझाएं कि हमारा क्या है? डाइस है, क्योंकि हम इसको मान सकते हैं, मानने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आइए समझे, हम इधर से चले 1 स्थित, 2 स्थित और तीसरी, इधर से चले 1 2 और 3। तो कहने का मतलब ये कि हम 8 कॉर्नर को लेके चल सकते हैं, तो हमको 8 स्थित दे सकता है पेपर में, लेकिन 8 स्थित कई पेपर में आपको देगा नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी हम यहाँ पे लिख दिए 3 स्थित, यहाँ कितने लिख दिए हैं? 2। ठीक है, तो कुछ बच्चे डर जाएंगे कि सर इतनी सारी स्थिति दे दिया। अब आपको हम एक बात और बता दें कि पासे में जितनी ज्यादा स्थिति आपको देगा, समझ जाइए कि क्वेश्चन उतना ही आसान है।
और जितनी कम स्थित होगी समझ जाइएगा कि क्वेश्चन उतना ही कठिन है। एक स्थित है, समझिए क्वेश्चन कठिन है। दो है, समझिए क्वेश्चन उससे क्या है, सरल है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम इधर आ रहे हैं, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पासे के सवाल कभी आप अपने से मत बनाइएगा, क्योंकि इसके सवाल ऑटोमेटिक सब फिक्स होते हैं। ठीक, कभी आप लूडो देखिएगा तो उसमें सब ऑटोमेटिक फिक्स है, कौन सी चीज कहां होगी। ठीक है, और आप यही पूछ सकते हैं कि जो आप चलते हैं वो कौन सा पासा होता है। ठीक है, वो मानक पासा होता है। कैसा पासा होता है, मानक, क्योंकि एक है तो एक का अपोजिट कहां होता है, 6। दो है तो दो के पीछे साइड क्या होता है, 5। तीन है, तीन के पीछे साइड क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहां लिख दें 1, 3 और कितना 4, हम यहां लिख दिए 3, 5 और कितना 6। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये एक ही पासा है और इसकी कितनी स्थिति दे दिया है, 2 स्थित है। कितनी स्थित है, 2 स्थित। समझाने के लिए आपको लिखे हैं कितनी स्थित है, 2। अब आप देखिए कि आपको पहले तो ये देखना है कि पासा मानक है कि साधारण है। देखिए ध्यान से, 4 3 7, पासा कैसा, 4 3 7, योगफल 7 मिला कि पासा साधारण हो गया। पासा कैसा हो गया, साधारण। 5 3 8, 3 और 6 9, 6 और 5 11। क्या इसमें आपको योगफल 7 मिला, नहीं। तो आप कहेंगे कि सर ये पासा मानक है, ये पासा कैसा है, साधारण है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पासा एक ही है और इसकी कितनी स्थिति दी गई है, 2 स्थिति दी गई है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हमको 7 योगफल दिख जाएगा तो चाहे पासा मानक हो और चाहे साधारण, वो काम साधारण की तरह ही करेगा। जैसे योगफल कितने मिल गए, 4 3 7। अब हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 स्थित हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, क्योंकि पासा कैसा हो गया, साधारण। इसका मतलब ये है कि जब कभी साधारण पासी की एक स्थित होगी तो उसका अपोजिट हम नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा आपसे पिछले क्वेश्चन में किए थे इधर साइड। ठीक है, अब देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए। अब हमको ये देखना है कि यहां 1 है, यहां 4 है, यहां क्या है, 3 है, यहां 3 है, यहां 5 और यहां क्या है, 6 है। तो साधारण पासे के अपोजिट ज्ञात करने के आपको हम 3 नियम की चर्चा कर रहे हैं। कितने नियम की चर्चा कर रहे हैं, 3 नियम की। ठीक है, एक होता है रोटेशनल रूल, जिसको हम लोग कहते हैं घूर्णन का नियम। क्या कहते हैं, घूर्णन का नियम। दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं, घूर्णन का नियम। ठीक है, ठीक है। एक होता है हमारा कॉमन नियम, और एक होता है हमारा निकटवर्ती का नियम। घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल, कॉमन नियम, कॉमन रूल, निकटवर्ती के नियम, एडजेसेंट रूल। अब ध्यान समझिएगा, तीनों के नियम हम समझते हैं। घूर्णन का नियम क्या कहता है, घूर्णन का नियम ये कहता है कि किसी भी पासे के हम किन्हीं 2 स्थित को ले लें, उसमें से जो एक सतह कॉमन हो, उसमें से जो एक सतह कॉमन हो, उस कॉमन सतह से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएं, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। ठीक है, अब ये बताइए कि यहां 1 4 3 लिखा है, यहां 3 6 और 5 लिखा है। हम आपसे पूछे कि ये बताइए कि यहां पे कॉमन कौन है, आप सीधे कहेंगे सर यहां पे कॉमन क्या है, 3 है। 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। तो इस 3 से हमको घड़ी की दिशा में घूम जाना है। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। देखिए जैसे 3 1 और क्या 4। तो जैसे हम घूमते जा रहे हैं तो जो जो अंक हमको मिलते जा रहे हैं उसको हम लिखते चलें। 3 1 और क्या 4, 3 1 और क्या 4। हम इधर चलें 3 6 और 5, इसको भी यहां लिख लें 3 6 और क्या 5। बात समझ में आएगी नहीं आई, बस हो गया, हमारा आंसर आ गया। जो एक दूसरे के ऊपर लिखे गए हैं एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। 5 का अपोजिट 4, 4 का 5, 1 का 6, 6 का 1। अब हमसे कोई कहे कि आप 3 का अपोजिट बताइए, तो जो दिखाई नहीं दे रहा वही 3 का अपोजिट होगा। दिखाई कौन नहीं दे रहा है, 2, तो 3 का अपोजिट कौन होगा, 2 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हमारा कहलाता है घूर्णन का नियम, कि किसी पासे की 2 स्थिति को ले लें जिसमें से एक सतह का क्या हो, कॉमन हो,
उस कॉमन सतह से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे और जो अंक हमको मिलेंगे उसको हम एक दूसरे के नीचे लिखते चलेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये है हमारा घूर्णन का नियम। ठीक है, अब आते थोड़ा सा हम कॉमन नियम को समझते हैं। ठीक है, देखिए कॉमन नियम का मतलब ये है कि कॉमन नियम में हमेशा आपको कितनी सतह कॉमन देगा, 2। ठीक है, जैसे लिखा है 2 5 और कितना 4, 2। ठीक है, 6 कितना लिख दिया 5। पासा मानक है साधारण है, पासा मानक है साधारण है, साधारण है। क्यों, 5 2 7, 5 2 7। अब ध्यान समझिएगा हमारी बात, इसमें हम कॉमन नियम लगा सकते हैं। कॉमन नियम की शर्त है कि इसमें हमेशा कितनी सतह कॉमन होगी, 2। 5 और 2, 5 और 2, आप इसको सीधे कैंसिल कर दीजिए, बचा कौन, 4, और इधर क्या 6। हम सीधे कह देंगे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ऐसे सवाल जब कभी देगा तो आपसे वही पूछेगा जो कॉमन नहीं होगा। बात हमें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? थोड़ा सा आगे चलते हैं, निकटवर्ती का नियम थोड़ा समझते हैं। कौन सा नियम, निकटवर्ती का। जैसे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहां लिख दिए 3, यहां लिख दिए 4, यहां क्या लिख दिए 5, यहां लिख दिए हम 1। ठीक है, यहां लिख दिए 3 और यहां क्या लिख दिए 6। ठीक है, 4 3 7 मतलब पासा कैसा है, साधारण है। एडजेसेंट रूल क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, निकटवर्ती के नियम हमेशा वही लगेगा जो जिसका जो सतह कॉमन हो और उसी का अपोजिट पूछे। यह भी जानना जरूरी है कि हम इन तीनों नियम को कहां लगाएं। घूर्णन नियम आपकी जहां इच्छा वहां लगा दीजिए। ठीक है, उत्तर आपको मिल जाएगा। कॉमन नियम आपको मालूम है कितनी सतह कॉमन होना जरूरी है, 2। लेकिन निकटवर्ती का आप नियम आप वहीं लगाएंगे जो सतह कॉमन हो और उसी का अपोजिट पूछे। जैसे यहां कॉमन क्या है 3 और यहां कॉमन क्या है 3। अब आपसे कोई 3 का अपोजिट पूछे तो आप घूर्णन से भी निकाल सकते हैं, निकटवर्ती से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां कोई आपसे 6 का अपोजिट पूछ दे तो फिर आप निकटवर्ती से नहीं निकाल सकते हैं, फिर आप किससे निकालना पड़ेगा, घूर्णन से। देखिए ध्यान से, कोई कहे 3 का अपोजिट बताइए और निकटवर्ती का नियम यह कहता है कि पासे में जो सतह नजदीक होगी वो कभी अपोजिट नहीं होगी। तो ये बताइए 3 का नजदीक कौन है, 4 और 5। तो क्या ये अपोजिट होगा, नहीं होगा। हम सीधे कह देंगे 3 का अपोजिट ना तो 4 होगा ना तो 5 होगा। 3 यहां भी है तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट ना तो 1 होगा ना तो 6 होगा। तो बचा कौन, 2। हम सीधे कह देंगे 3 का अपोजिट कौन होगा, 2। तो निकटवर्ती के लिए हमेशा वही लगेगा जहां जो सतह कॉमन हो और उसी का अपोजिट पूछे। ठीक है, तो एक कुछ सवालों पे हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहां लिखा है 1 2 3 2 5 और 4। पहली कंडीशन, पासा कैसा, मानक की साधारण, 5 2 7, पासा कैसा, साधारण। ठीक है, अब इसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे, अब मान लीजिए इसमें आपसे कोई कह दे कि हमको आप 5 का अपोजिट बता दीजिए। किसका अपोजिट बता दीजिए, 5 का। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इसमें सतह कौन सी कॉमन है, इसमें सतह कौन सी कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। हमको कुछ नहीं करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। 2 3 और 1, तो लिख लिए हम यहां पे 2 3 और 1। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। 2 3 और 1, यहां लिख लिए 2 5 और 4, 2 5 और 4। इसका मतलब 1 का अपोजिट 4, 4 का 1, 3 का 5, 5 का 3। हमसे किसका अपोजिट पूछा है, 5 का। हम सीधे कह देंगे 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें हमसे कोई कह दे कि आप 4 का अपोजिट बता दीजिए। पहले देखेंगे पासा कैसा है, 4 3 7। पासा कैसा है, साधारण है। पासा कैसा है, साधारण है। अब आपकी जो इच्छा हो उसका नियम लगा सकते हैं। हम पहली 2 स्थिति ले लिए, 4 5 और 3, 5 3 और 6। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 और 3 क्या है, कॉमन है। यहाँ भी 5 और 3 क्या है, कॉमन है। सीधे इसको हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। बचा कौन, 4। इधर क्या बचा, 6। हम सीधे कह देंगे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और भी आप इन दोनों को ले सकते हैं। 6 3 कॉमन है, 6 3 काट देंगे तो यहाँ से निकल आएगा 5 का अपोजिट। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा किसका अपोजिट था, 4 का। ठीक है, तो
अगली वीडियो जब हम आएंगे तो आपको हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि मान लीजिए यहां पे 6 ना हो, क्वेश्चन मार्क लगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो फिर यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो नेक्स्ट जब क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे सवाल आपके पेपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।